अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स एंड एसोफेगस और आज के लेक्चर में हम फेरिंग्स और एसोफेगस में फूड की मूवमेंट के हवाले से पढ़ेंगे। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से मुतालिक दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने ओरल कैविटी की बात की थी और ये देखा था कि वहां पर फूड के साथ क्या-क्या होता है, कौन-कौन से फंक्शन हैं जो ओरल कैविटी परफॉर्म करती है। टुडे वी गोना स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी और ओरल कैविटी से हम खुराक को स्टमक तक लेके जाएंगे। ये देखेंगे मेरा बच्चा के फेरिंग्स और एसोफेगस में फूड के साथ क्या-क्या होता है। देखिए मेरा बेटा, ये जो फेरिंग्स और एसोफेगस है ये बुनियादी तौर पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के दूसरा और तीसरा हिस्सा है। फेरिंग्स इज द सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट एंड द एसोफेगस इज द थर्ड पार्ट। अब एसोफेगस और फेरिंग्स में बुनियादी तौर पे दो चीजें हो रही होती हैं और उनमें से पहली चीज है स्वॉलोइंग और दूसरी चीज है मेरा बेटा पेरिस्टाल्सिस। हम इन दोनों चीजों की वन बाय वन बात करेंगे। देखिए स्वॉलोइंग ये है कि आपके मुंह में फूड थी, यहाँ पे बॉलस था और वो यहाँ से नीचे चला गया। अब बॉलस की ये जो नीचे मूवमेंट है ओरल कैविटी से फेरिंग्स तक जाने को हम स्वॉलोइंग बोलते हैं। सो वी से कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम oral cavity into pharynx। oral cavity से pharynx की अंदर जो मूवमेंट है खुराक की, उसको मेरा बच्चा हम स्वॉलोइंग बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस जो है ये बेसिकली ओवरऑल मूवमेंट है फूड की एसोफेगस के अंदर। तो हम पेरिस्टालिसिस के बारे में कहते हैं जनाब कि मूवमेंट ऑफ फूड इन pharynx and esophagus is called peristalsis। देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझनी है मेरा बेटा, and that is the difference between swallowing and peristalsis। ध्यान दीजिए जरा कि ये आपके पास जो swallowing है वहां पर बेटा हम ये कह रहे हैं कि this is basically the movement of food from oral cavity into the pharynx। यानी oral cavity से pharynx में फूड आ गई तो swallowing का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वहां से आगे स्टमक तक की जो फूड की डिलीवरी है उसको हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। इसका मतलब है पहले स्वॉलोइंग होती है, हम खुराक को निगलते हैं, फिर पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। लेकिन जी इस प्रोसेस को, स्वॉलोइंग और पेरिस्टालिसिस के प्रोसेस को विजुअली समझना बहुत जरूरी है और उसको समझने के लिए हमें इस एनिमेशन पे थोड़ी देर के लिए ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस होंगी जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है। आई एम गोना कंटिन्यू द लेक्चर, साथ ही एनिमेशन कंटिन्यूस चलती रहेगी ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ जाए। हम पहले बात करेंगे स्वॉलोइंग की। देखिए खुराक ओरल कैविटी में होती है और वहां से जाती है नीचे की तरफ जाती है फेरिंग्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वॉलोइंग। अब स्वॉलोइंग के दौरान मेरा बेटा दो चेंजेस होती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चेंज जो स्वॉलोइंग के दौरान होती है दैट इज कि सॉफ्ट पैलेट वही हमारा तालू वाला हिस्सा, इट मूव्स अपवर्ड। सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करती है। अच्छा, जब सॉफ्ट पैलेट अपवर्ड मूव करती है, ध्यान से देखिए, सॉफ्ट पैलेट यूं अपवर्ड मूव कर रही है। अब सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट के बाद एक और मूवमेंट यहाँ पे होती है, ध्यान दीजिएगा मेरा बेटा, और वो मूवमेंट है लेरिंग्स की। अब यहाँ पर अब जरा गौर कीजिएगा कि जैसे ही खुराक नीचे मुंह से नीचे आ रही है तो ये जो लेरिंग्स है ना, ये थोड़ा सा ऊपर को मूव करती है। तो हम दूसरी बात जो करते होते हैं वो कहते हैं जी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स। तो ये दो चीजें होती हैं। लेरिंग्स जो है ना ये एक्चुअली इस विंड पाइप का हिस्सा है। विंड पाइप का जो पहला पोर्शन है ना, इसको हम ना लेरिंग्स कहते हैं। तो ये दो चीजें होती हैं जिनकी वजह से खुराक जो है वो स्वॉलो हो जाती है, फेरिंग्स में आ जाती है। अब जब यहाँ पे फेरिंग्स में आती है तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है जो आपको अभी एनिमेशन में नजर भी आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब खुराक नीचे आती है ना, तो नीचे खुराक, दो नालियां हैं जहाँ पर फूड जा सकती है फेरिंग से आके, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। देखिए खुराक को फूड पाइप में जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। अगर विंड पाइप में खुराक चली गई हमारी सांस की नाली में तो डेथ भी हो सकती है बंदे की, इतनी सीवियर कंडीशन होती है। तो बॉडी के पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना कि खुराक जब फेरिंग से नीचे आए तो वो फूड पाइप में जाए, वो विंड पाइप में ना जाए। तो आप गौर कीजिए जरा
जब खुराक नीचे आती है ना बेटा, जब खुराक नीचे आती है जैसे अभी यहाँ आ रही है, तो एक पर्दा है जो हवा की नाली को, जो विंड पाइप को बंद कर देता है, और उस पर्दे का नाम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो है एपिग्लोटिस। नाउ दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कि उसने मैकेनिज्म ऐसा बना लिया कि जब ऊपर से खुराक आती है, वो एपिग्लोटिस है ही इस एंगल पे कि वो खुद ब खुद ही क्लोज हो जाता है, एयर पाइप बंद हो जाता है, विंड पाइप, और खुराक सीधी जो है वो फेरिंग्स में चली जाती है, एसोफेगस में चली जाती है, और वहां से आगे स्टमक में चली जाती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्वॉलोइंग एंड द पेरिस्टाल्सिस। अब यहाँ पर आपको एक और बात समझना भी जरूरी है, और वो ये है कि मेरा बच्चा, ये फेरिंग्स में और एसोफेगस में, इन दोनों के दोनों पार्ट्स में डाइजेशन का कोई काम नहीं हो रहा, फूड के ऊपर कोई भी डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं हो रहा। जैसी खुराक मुंह से चली थी, ऑरल कैविटी से चली थी, वैसी की वैसी ही स्टमक तक पहुंच जाती है, वहां से भी बॉलस चला था, यहाँ पे भी बॉलस ही पहुंचता है, कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता। फेरिंग्स और एसोफेगस का काम डाइजेशन में सिर्फ ये है कि वो खुराक को ओरल कैविटी से उठाते हैं और स्टमक तक ले आते हैं। तो आज के लेक्चर में आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ आई होंगी, फेरिंग्स और एसोफेगस में खुराक के साथ क्या होता है, और स्पेशली आपको ये समझ आया होगा कि फूड जब ट्रेवल करती है हमारे माउथ से नीचे स्टमक तक, तो वो एयर पाइप कैसे बंद हो जाता है और वो सेफली फूड पाइप के थ्रू कैसे पहुंचती है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।